7 मई को असम सहित पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा कर रहे लगातार चुनाव प्रचार। धुबरी में मुख्यमंत्री शर्मा का चुनाव प्रचार। असम के हाफलोंग में मूसलाधार बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश से हाफलोंग में बाढ़ की समस्या। बाढ़ के चलते ट्रेन और सड़क लाइन हुई है बंद। हरिद्वार में चार धाम यात्रा की तैयारी शुरू हुआ है। प्रशासन ने अलग अलग की है मॉक ड्रिल। आगामी 10 मई से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। धौलपुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत। 6 मजदूर घायल। 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद मच गई चीख पुकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम खबर। आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और आज धुबरी में मुख्यमंत्री शर्मा का चुनाव प्रचार। 7 मई को हो रहा है तीसरे चरण का मतदान। आज धुबरी में मुख्यमंत्री शर्मा चुनाव प्रचार करते नजर आए। धुबरी के आगोमोनी में मुख्यमंत्री का विजय संकल्प जनसभा। एजीपी प्रत्याशी जावेद इस्लाम के लिए मुख्यमंत्री कर रहे हैं रैली। इस तरह से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री लगातार असम के कोने कोने में चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। 7 मई को असम सहित पूरे देश भर में होना है तीसरे चरण का मतदान। आप देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री किस तरह से मंच पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री एजीपी के प्रत्याशी जावेद इस्लाम के लिए आज धुबरी पहुंचे और धुबरी में उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गर्मियों के साथ साथ हल्द्वानी शहर की फिजा में इन दिनों गुलमोहर के फूलों की बहार देखने को मिली है। शहर में जगह जगह गुलमोहर के फूल खिल चुके हैं और खास बात यह रही कि हल्द्वानी शहर के बीचों बीच नैनीताल रोड पर गुलमोहर के सबसे अधिक पेड़ है जो सड़क के दोनों ओर खिले हुए हैं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं ये फूल। और यही नहीं, गर्मी के मौसम में गुलमोहर के पेड़ और उसके फूल लोगों को ठंड के साथ ही हवा में महक की खुशबू भी दे रही है। शहर में जगह जगह समाज सेवी संस्थाओं और वन विभाग के सहयोग से गुलमोहर के पेड़ लगाए जा रहे हैं और जो इन दिनों खिले हुए नजर आ रहे हैं। और नैनीताल रोड पर पर्यटकों के साथ साथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है गुलमोहर के फूल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। बॉटनी में हम लोग इसको अपने स्टूडेंट्स को जो है स्टडी करवाते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है डेलोनिक्स रीजिया और ये हमारा जो वह है ये पल्स फैमिली का यानी फेबेसी का मेंबर है। और इसकी जो सब फैमिली है वो है सिजल पिनोइडी, हम इसको कहते हैं। और इसको जो है लोग बहुत आम भाषा में हम इसको फ्लेम ट्री के नाम से जानते हैं। इस समय आपको सब जगह पर ये आपको खिला हुआ मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है रोड साइड प्लांटेशन के लिए। तो हमारे यहाँ रोड्स में दोनों तरफ जो है इसको हम प्लांटेशन करते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छी छाया भी प्राप्त होती है और साथ साथ बहुत अच्छा शो भी है। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें साइंटिफिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसकी जो है ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल हमारा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी यूज किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और एक जरूरी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव ने किया है मॉक ड्रिल का निरीक्षण। बता दें मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने आज मॉक ड्रिल किया है। एनडीएमए यूएसडीएमए ने किया है निरीक्षण और मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार पूरे उत्तराखंड में निरीक्षण किया जा रहा है। टेबल टॉप एक्सरसाइज व मॉक ड्रिल का आयोजन सराहनीय है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा को पुख्ता करना और यात्रा में किसी तरह का कोई व्यवधान न आए, यात्रा में किसी तरह का कोई बड़ा हादसा न हो, इसीलिए पूरे इलाके में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। मुख्य सचिव ने आज मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया है। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एनडीएमए यूएसडीएमए का निरीक्षण किया है और मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही मॉक ड्रिल का आयोजन सराहनीय है। यात्रा की
व्यवस्थाओं के सुपरविजन के लिए अभी मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ जी से घूम के ही आ रही हूँ। सभी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है, सारे विभागों की टीम्स वहाँ काम कर रही है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय कर लिया है कि पहले 15 दिन में कोई भी VIP दर्शन नहीं होगा, सब श्रद्धालु बराबर तरीके से यात्रा करेंगे जिससे किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैम आज आप केदारनाथ गई थी तो वहाँ पर क्या निर्णय दिया? जो काम बचे हुए हैं उसको तत्काल पूरा करें अगले 1 हफ्ते में। अब ज़्यादातर विभाग वहीं पे कैंप करेंगे और ये देखेंगे कि जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन श्रद्धालु। और इधर भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया पहुंचे हैं ग्रामीण क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली से। बीजेपी प्रत्याशी है योगेंद्र चंदोलिया। दिल्ली देहात के मदनपुर दवास पहुंचे हैं चंदोलिया। उन्होंने गांव देहात की समस्याओं पर लोगों से बातचीत की और ग्राम वासियों ने गांव की समस्या से उन्हें अवगत भी कराया है। बता दें कि योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि सांसद बनने के बाद होगा समाधान, जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का दिया है आश्वासन। आप देख सकते हैं इस तरह से नजर आए भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ग्रामीण क्षेत्र पर पहुंचे हैं आज। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी है योगेंद्र चंदोलिया। दिल्ली देहात के मदनपुर दवास पहुंचे हैं चंदोलिया। साथ ही उन्होंने गांव वासियों की समस्याओं पर गांव वासियों से बातचीत की है। ग्राम वासियों ने गांव की समस्या से उन्हें अवगत भी कराया है और योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि सांसद बनने के बाद होगा पूर्ण समाधान, जल्द ही समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। काम दिए थे जो हमने उनको काम बताए थे। अब भी ये दादा मैसर परिसर का सौंदर्यीकरण है, कम्युनिटी सेंटर का है, हमारा शमशान घाट काफी नीचे चला गया है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आगे आने वाले में DDA सॉल्व करने वाली है। दूसरा क्या है, ये जो हमारा कराला से मुंड का रोड है, इस पर गाड़ियों का संचालन बहुत कम इसलिए है कि वो रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। मैं अपना एक बार नाम बता। मेरा नाम जगबीर सिंह दबास है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गांव का वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कोई भी समस्या होती है उसको मैं अधिकारियों के साथ उठाता रहता हूँ और करवाता रहता हूँ। पीछे ग्रामोदय योजना की यहाँ मीटिंग हुई थी, जो LG साहब ने जो फंड दिया था उसके ऊपर मैं SDM और DM साहब से मिलता रहता हूँ और गांव की तरफ से मैं LG साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। गांव इस जहां हम खड़े हैं दादा मैसर प्रांगण है, इस प्रांगण में आज योगेंद्र चंदोलिया जी भारतीय जनता पार्टी से एक सांसद प्रतिनिधि के और चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बद्रीनाथ आज पहुंची और चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और पूर्ण निर्माण कार्यों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सभी श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम एवं सुविधाजनक बनाने और पूर्ण निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बता दें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सुबह पर्यटन विभाग के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलवे, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे और DGP अभिनव कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ पहुंचते हुए देखा गया और धाम में पहुंचने पर उन्होंने यात्रा व्यवस्था और पूर्ण निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के शारदा नहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। नहाते हुए डूबा होटल मैनेजमेंट का एक छात्र, दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, इस दौरान ही यह बड़ा हादसा हुआ है। बता दें नहाते समय पैर फिसलने के कारण डूब गया युवक और होटल मैनेजमेंट कॉलेज का छात्र था राजा डसीला। और घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने जो देखने को मिला है इंक्वायरी जारी की है। जल पुलिस के जवानों ने युवक की काफी तलाश की है। युवक का कोई पता अभी तक नहीं चल पाया है और घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस। जल पुलिस के जवानों ने युवक की काफी तलाश की है, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। होटल मैनेजमेंट का छात्र था युवक। उत्तराखंड के शारदा नहर में यह बड़ा हादसा हुआ है। अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, इस दौरान ही पैर फिसलने से युवक की डूबने से मौत हुई है। 11 से 11 बजे की घटना है, जिसमें एक हरीश नाम का युवक 19 वर्षीय जो कि पीलीभीत रोड में एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर
स्टडी करता था, वो यहाँ घूमने आया था क्योंकि कल इंस्टीट्यूट की छुट्टी थी। तो बताया जा रहा है कि पाँव फिसलने के कारण वो जो थाना झनकैया के पास जो हमारी शारदा नहर है उसमें डूब गया है। कल से ही उसकी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारी जल पुलिस वहाँ पर 2 टीमों के साथ वहाँ पर लगी हुई है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जो शारदा कैनाल है बरेली शाखा की, उससे हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो जल स्तर को थोड़ा कम करें। उन्होंने करा भी है और लगातार इसमें जल। और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नैनीताल में बिजली विभाग का बिल वसूली में इस बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड और 2023-24 वर्ष में 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई है। नैनीताल में बिजली विभाग की अभियंता नवीन मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है और इस वर्ष 541 करोड़ का टारगेट रखा गया था, कहा है उन्होंने, और जिसके सापेक्ष में 524 करोड़ यानी कि 97% की वसूली की गई है और बिजली चोरी के 296 मामले पकड़े गए हैं। बता दें कि 33 मामलों में मुकदमा दर्ज भी किया गया है और बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है, जिसमें से 29 लाख रुपए की वसूली अब तक की गई है और अन्य मामले कोर्ट में विचाराधीन है। बिजली चोरी के मामले में कार्यवाही जारी है। नैनीताल से जुड़ी यह खबर। नैनीताल जिले में बिजली विभाग का बिल वसूली में इस बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड 2023-24 वर्ष में 524 करोड़ की बकाया वसूली की गई है। वहीं बिजली विभाग के अभियंता नवीन मिश्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष 541 करोड़ का टारगेट रखा गया था, हालांकि 524 करोड़ की वसूली की गई है और बिजली चोरी के 296 मामले सामने आए हैं। वहीं 33 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है और बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। का आपने प्रश्न किया तो पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी के हमने लगभग 293 मामले पकड़े थे, जिनमें 33 मामले गंभीर प्रकृति के थे, जिनके विरुद्ध हमने संबंधित थाने में FIR। प्रथम खबर में समय है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है प्रथम खबर में। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई है। दिल्ली के गुलाबी बाग के सरकारी स्कूल में हुआ है सनसनीखेज मामला। 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई है ब्लेडबाजी। बता दें कि उसी क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने छात्र पर किया है ब्लेड से हमला। मामूली कहासुनी को लेकर ब्लेड से हमला किया गया है और उसी क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने छात्र पर किया है हमला और बदला लेने के लिए ब्लेडबाजी की वारदात को दिया गया है अंजाम। खबर है दिल्ली से। पुलिस ने 308 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पीड़ित के परिवार ने कहा कि हत्या के मामले में होनी चाहिए कार्यवाही। परिवार की मांग 307 की धारा में किया जाए मुकदमा दर्ज। दिल्ली में ये बड़ी वारदात हुई है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में, गुलाबी बाग के सरकारी स्कूल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई है ब्लेडबाजी और उसी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने छात्र पर ब्लेड से हमला किया था। मामूली कहासुनी, मामूली बातों को लेकर यह बड़ा झगड़ा हुआ है। बदला लेने के लिए ब्लेडबाजी की वारदात को दिया गया था अंजाम और पुलिस ने इस दौरान 308 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पीड़ित के परिवार ने कहा कि हत्या के मामला में कार्यवाही होनी चाहिए। परिवार ये मांग भी कर रहे हैं कि 307 की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। सुहाना नाम है। सुहाना, आप कौन से स्कूल में और कौन से क्लास में पढ़े? 12th C में मैं गुलाबी बाग स्कूल में। कल आपकी बहन के साथ क्या हादसा हुआ वो बताइए। सर ये लंच बॉक्स के ऊपर हादसा हुआ था और बस वो बात करने गई थी। उसने बस गाली गलौज कर रही थी तो बस इसने ये कहा था कि तुम गाली कैसे दे, तो उसने थप्पड़ मार दिया बस। तो वो सामने वाले उसने पता नहीं उसने इसको थप्पड़ मारा भी था और एकदम से ब्लेड मार दिया। हमें 5 मिनट बाद चला तो हमने इसको हमने खुद को बचाया, उसको बचाया। उसके बाद हम उसको डायरेक्ट 5-10 मिनट बाद ये हम आगे इसको देखने गए तो हमने इसको बोला कि मतलब दोबारा मारने की कोशिश करी तो हमने उसको बचा के जल्दी जल्दी में रिक्शे में ले गए। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ उसको एक चाकू मार दिया, उस बच्ची को, मेरी को। किसने मारा? बच्चों ने, इसकी सहेली के
लड़की ने। इसी के साथ स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, इसके साथ पढ़ती है। कौन सी क्लास में? नहीं। और राजस्थान से एक बड़ी खबर। राजस्थान के धौलपुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूरों की हुई है मौत और 8 मजदूर मलबे में दबे हुए थे। हालांकि 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन और 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। निर्माणाधीन मकान की 3री मंजिल की छत नीचे आ गिरी और काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे। हादसे के बाद मच गई थी चीख पुकार। पुलिस, उपखंड प्रशासन अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई और 2 घंटे तक रेस्क्यू के बाद मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया और हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। बता दें कि 6 मजदूर घायल है इस दौरान। और धौलपुर से ये बड़ी खबर। राजस्थान के धौलपुर में ये बड़ी वारदात हुई है। धौलपुर में मकान की छत गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। बता दें कि 8 मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे। हालांकि 6 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 6 मजदूरों का अभी भी इलाज जारी है। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 1/5/2024 को थाने पर सूचना मिली कि संत नगर रोड बाड़ीपति निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई है, जिसमें काम करने वाले मजदूर दब गए हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां कुछ को प्राथमिक उपचार देने के बाद धौलपुर जिला। और एक जरूरी खबर मसूरी में। मसूरी पब्लिक स्कूल के सामने शराब परोसने का दिया गया है लाइसेंस और स्कूल के 30 मीटर की दूरी पर होटल में अब से परोसा जाएगा शराब। होटल में शराब बेचने का दिया गया है लाइसेंस। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने इस बात पर आपत्ति जताई है। बता दें मसूरी पब्लिक स्कूल के सामने बनाया जा रहा है एक बड़ा सा होटल और होटल द्वारा लगाए गए हैं बड़े बड़े होर्डिंग का स्कूल प्रबंधन ने कड़ा विरोध किया है। मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने इस दौरान ही अपना बयान रखा है सामने। बगल में शराब का एक पूरा बार खुल गया है, लोग स्कूल का काफी विरोध है, तो उसमें किस तरीके का एक्शन से आप शराब? जिला आबकारी अधिकारी को भी उसमें लिखा गया है कि इस पे जो है संबंधित नियम कानून के प्रावधान के हिसाब से वो कार्रवाई करें। अगर उसमें एनओसी उनको चेक कराया जाएगा कि उसमें एनओसी किस बेसिस पे निर्गत की गई है। जो नियम के अनुसार है, मतलब जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्कूल या शैक्षिक संस्थान के पास में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए, तम्बाकू या पान गुटखा या। और पहाड़ों की रानी मसूरी में आगामी पर्यटन और यात्रा सीजन को लेकर मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी नगर पालिका परिषद के कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक करके सभी को यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर किए जाने वाले सभी कार्य को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी एक ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है, जहां पर पर्यटन और यात्रा सीजन में भारी संख्या में यात्री और पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनको किसी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल ना हो, इसको लेकर प्रशासन और सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि मसूरी मॉल रोड पर 10 मीटर की सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसको संबंधित विभागों को बनवाकर 15 दिन के अंदर निर्माण करने की भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है और मॉनसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे यूपीएसएल की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन। और इधर चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए हरिद्वार प्रशासन द्वारा अलग अलग जगह की गई है मॉक ड्रिल। कंट्रोल भवन रोशनाबाद में सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने दी है इस बात की जानकारी। बता दें प्रतीक जैन ने इस दौरान कहा कि आगामी 10 मई से शुरू हो रही है यात्रा और यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए
हरिद्वार में अलग अलग जगह मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल में दिखाया गया है कि चारधाम यात्रा के दौरान शिवपुरी हर की पौड़ी पर अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने से काफी लोग घायल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग गंग नहर में डूब जाते हैं। इसकी सूचना तुरंत जिलाधिकारी हरिद्वार को दी जाए और समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाया कैसे जा सके, इस बात की जानकारी दी गई है। और कंट्रोल रूम में किया गया है बैठक। आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच बेहतर सामंजस्य बनी रहे उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान ही चारधाम यात्रा के संचालन में आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, भारतीय सेना, आईटीबीपी, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और जीवीएम, वन, पर्यटन समेत अन्य विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जो आज की जा रही है, आप सब जानते हैं कि चारधाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा दिल्ली से ही निर्देश दिए गए थे कि हरिद्वार और बाकी उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं जो चारधाम यात्रा से लिंक्ड हैं, वहां सब जगह पे डिजास्टर की एक मॉक ड्रिल की जाए ताकि आपदा से संबंधित जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, मैन पावर है, वो अच्छे से सेंसिटाइज हो जाएं कि चारधाम यात्रा के दौरान अगर किसी। और असम हाफलोंग से एक बड़ी खबर। असम के हाफलोंग में मूसलाधार बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश से हाफलोंग में बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। बारिश से सड़क, ट्रेन लाइन हुई है बंद और यात्रियों के बीच मचा है हाहाकार। और हाफलोंग के डीमा हसाओ में लगातार बारिश से परेशान है आम जनता। बता दें, और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आपके सामने है, पहाड़ियों से तेजी से आ रहे हैं पानी के कारण ही बंद हुआ है सिलचर और हाफलोंग की सड़कें पूरी तरह से बंद होते नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से हाफलोंग में बाढ़ की समस्या, पहाड़ों से तेजी से बढ़ रहा है पानी और पानी के वजह से बाढ़ की समस्या, ट्रेन लाइनें बंद हो गई है, सड़कें बिल्कुल बंद पड़ी है। और प्रथम खबर में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।